माननीय टी.एस. सिंहदेव जी सादर आमंत्रित है, मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत करेंगे मधुर चितलांगिया जी, संपादक पूरब टाइम्स भिलाई छत्तीसगढ़। तो चर्चा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान टी.एस. सिंहदेव जी हमारे साथ में मौजूद है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। और इस परिचर्चा के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा टी.एस. बाबा जी कि आपने इतना समय निकाला। और परिचर्चा में जिस तरह से हम लगातार ये बातचीत करें कल, आज और कल को लेकर कि इतिहास के पन्नों में हम किस तरह से देखें, मौजूदा समय क्या है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। और चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है, तो पहले हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को समझते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें हो रही है। पहले तो धन्यवाद साधना परिवार को मुझे अपने बीच में और सभी श्रोताओं के बीच में आने का आपने अवसर दिया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ अपने आप में ही एक नया प्रांत है। 1 नवंबर 2020 को अस्तित्व में आया और राजनीति के परिवेश में पहले कांग्रेस की सरकार बनी 3 साल तक, उसके बाद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और फिर कांग्रेस को मौका मिला काम करने का। तो अपने दृष्टिकोण से नए छत्तीसगढ़ के गठन को कांग्रेस के दृष्टिकोण से, अपने विचारों के दृष्टिकोण से, अपने घोषणा पत्र के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को गढ़ने की बात, जिसमें छत्तीसगढ़ की परंपराएं आपने देखा कि सरकार ने अपने आप में लगता है कि छोटा कदम होगा, लेकिन त्योहारों को देखिए कि कितनी तरजीह दी। यहाँ की जो चलन है, यहाँ के रिवाज हैं, यहाँ के त्योहार हैं, उनमें छुट्टियां देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको सामने लाना। तो कोई रीजनलिज्म की बात नहीं कि छत्तीसगढ़ में किसी के लिए स्थान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को भी एक स्वाभिमान का आभास हो कि हम छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ है छत्तीसगढ़? हम लोगों ने ये महसूस किया कि आप पूछिए छत्तीसगढ़ के बारे में तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों के बारे में बाहर लोग पूछते हैं कि कौन है, कैसा है छत्तीसगढ़, जंगलों का छत्तीसगढ़, नक्सलियों का छत्तीसगढ़। तो एक नई पहचान इसको दिलाना, लोगों के सोच में यहाँ बड़ी इकाइयाँ बनी, बड़े बड़े बांध पूर्व में बने। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं हुआ, बड़े बड़े उद्योग आए, उनकी स्थापना हुई। फिर भी छत्तीसगढ़ की पहचान अमीर धरती के गरीब लोग। हमने शुरू किया छत्तीसगढ़ तो एक जो वाक्य हमने सुना, उसको हमने सुना कि अमीर धरती तो है हमारी, लेकिन लोग यहाँ गरीब हैं। आकलन आप देखिए, रिजर्व बैंक ने आकलन किया कि देश में सर्वाधिक गरीबी रेखा के नीचे लोग कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में। हमारा कंपटीशन झारखंड के साथ था। 39.4, 39.3, 39.1। एक बार में छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे था, दूसरे बार में छत्तीसगढ़ नंबर 1 में था गरीबी के परिवेश में। तो धान का कटोरा, प्रचुर प्राकृतिक संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़, और फिर भी गरीबी रेखा में देश में अव्वल प्रतिशत वाला छत्तीसगढ़। तो इसकी पहचान, नई पहचान, इसके नागरिकों के अस्तित्व की पहचान और उसके साथ छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना। बच्चों को पढ़ाई के मौके मिले, पढ़ाई के मौके बाद रोजगार मिले, उद्योग भी आए, उद्यमी भी आए, व्यवसाय भी बढ़े और महिलाओं की भागीदारी बढ़े। सारी बातों का अगर समावेश करना है तो यही छोटे में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। प्रयास यही था जी। राहुल गांधी जी ने हम लोगों को एक लक्ष्य दिया था। हम घोषणा पत्र की बात सुनते हैं, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था गुजरात के चुनाव में और उसके बाद जन घोषणा पत्र। उसका अर्थ हम लोगों ने ये निकाला कि जन घोषणा पत्र मतलब लोगों से जाके भी पूछो, उनके लिए होना चाहिए, उनका होना चाहिए, उनके द्वारा होना चाहिए, जो डेमोक्रेसी के परिभाषाओं को हमने बहुत सालों से सुना है। तो घोषणा पत्र को यहीं आपके साथ बैठ के बनाया जा सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यहाँ जितने लोग हैं उनके पास इतना अनुभव है कि हर फील्ड में वो सुझाव दे सकते हैं। हम यहीं बैठ के भी घोषणा पत्र, एक्चुअली सहभागिता एक पहलू था और दूसरा, मैं अगर रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंचता तो शायद दुर्ग रेलवे स्टेशन की बात थी कि डीजल वाले ऑटो वाले और पेट्रोल वाले ऑटो वालों में संघर्ष था। कौन कहाँ खड़ा होगा, किसको कहाँ पार्किंग मिलेगी, उसमें संघर्ष था।
रायगढ़ के रेलवे स्टेशन में गए तो किस तरफ बैठेंगे, उनकी ऑटो रेलवे स्टेशन के उस पार रहेंगे कि रेलवे स्टेशन के इस पार रहेंगे। तो ये 45 साल के राजनीतिक अनुभव में मेरी सोच भी नहीं था। तो अगर उस स्तर पे जाके लोगों के बीच में जाके उनकी बातों को ना सुने और समझें, तो मुझे नहीं लगता कि घोषणा पत्र में वैसा जगह, वैसी तरजीह या वैसा स्थान दिया जा सकता है। कूली हैं, हम लोग स्टेशन जाते हैं, वो सामान उठा के पहुंचा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं क्या आ रही हैं कई लोगों को पता होगा, मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की कि उनको सामान नहीं मिल रहा है पहुंचाने का। गाड़ियां कई बार एक प्लेटफॉर्म में रुकवाई जा रही थी ताकि उनको 2 नंबर से 1 नंबर में लाना पड़े। 1 नंबर में गाड़ी उतरेगी तो लोग आजकल ट्रॉली बैग्स हैं, वो लेके चल देते हैं। कूली को क्यों पैसा दें, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। तो ठेका सिस्टम लागू हो रहा है, सामान उन लोग दूसरे लोग ढोएंगे तो कूली क्या करेगा। कई ऐसी बात, उनके रहने की जगह, उनके बैठने की जगह, जो मेरी सोच में कम से कम मेरी जानकारी में भी नहीं थी। तो ये अवसर मिलता है कि जब लोगों के बीच में आप जाओ तो बहुत सारी बातें जो धरातल की रहती हैं, ग्राउंड की रहती हैं, उससे वाकिफ होने का मौका मिलता है। कि घोषणा पत्र में अधिकारी थे, कर्मचारी थे, युवाओं की बातें थी, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात उनके बीच में गया तो उन्होंने कहा कि हमको परहेज नहीं है गांव में जाने का, लेकिन गांव में हमको आप भेजोगे, वहां उपकरण नहीं है जिससे हम जांच करें, तो हम गांव में जाके करेंगे क्या। आप लोग कहते हो कि बड़े शहरों में पढ़ के ये बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं, पर आप पहले ये तो देखो कि हमको आप जब गांव में भेजेंगे तो वहाँ उपकरण है क्या कि जो स्किल हमने 5 साल पढ़ाई के बाद लिया है उसको हम उपयोग में भी ला सके। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी और मुझे लगता है कि घोषणा पत्र जिसको हम लोगों ने पहल करके, साथियों ने पहल करके लोगों से मिलकर बनाया, फिर प्रदेश कांग्रेस में उसका विश्लेषण हुआ, फिर AICC में गया, राहुल जी तक गया, वहाँ से अनुमोदित होके आया कि आप इसको घोषित करें। तो लोगों को लगा कि हाँ वाकई में हमारी बात भी कहीं इसमें समाविष्ट है। तमाम सेक्टर की बात हुई, क्या राजनीति से जुड़ा हुआ भी कुछ सवाल आया जनता के बीच से? राजनीतिक प्रतिबद्धता की मैं बात करना चाहूंगा। राजनीति पार्टीगत या व्यक्तिगत? दोनों तरीके से। पार्टी का 15 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में थी। कई काम हैं जो उनने भी अच्छे किए थे। कोई भी सरकार में रहता है तो पब्लिक के टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है और उसका उपयोग वो करते हैं, उनको ये अवसर मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट सा दिखा था उस समय। एक माहौल जो था वो भारतीय जनता पार्टी के वो साथी जो हम लोग से भी कभी कभी संपर्क में आते थे, वो कहते थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही, कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही। तो घोषणा पत्र में आप अगर देखेंगे तो एक इस बात का भी उल्लेख है कि अवसरवाद को हम समाप्त करेंगे, अधिकारी क्या बोलते हैं उसको, अवसरशाही को हम समाप्त करेंगे। तो एक ये भावना वहां थी राजनीतिक तौर पे। अगर देखिए कि कार्यकर्ताओं को और तरजीह मिलनी चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। राहुल जी आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि नहीं, मैं चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दिया है उस पोलिंग बूथ के जो साथी काम करते थे, आप सुनिश्चित करो कि कम से कम इतना काम उनको मिलना चाहिए। हम कितना कर पा रहे हैं एक और बात है, लेकिन जो बात आई थी, आपने घोषणा पत्र के समय की बात कही, तो इस प्रकार की बातें खुल के सामने आई थी। और व्यक्तिगत बात रहती है तो जो राजनीति में अपने दल में थोड़े अगुवाई का स्थान पा लेते हैं, उनके बीच में ये बात रहती है कि मौका लगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो इनमें से बनेंगे। तो काफी चर्चा रही, लेकिन चर्चा पर विराम नहीं लग पा रही है। वो होता है क्योंकि देखिए चुनाव के बाद अच्छे नतीजे आए, उसके बाद 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। चरणदास महंत जी, अमृतदास साहू जी थे, भूपेश बघेल जी थे और मेरे को भी बुलाया गया था। तो ये अपने आप चर्चा में आ जाता है कि ये 4 में से शायद चुने, हो सकता है 5वां भी चुनते, लेकिन मुख्यमंत्री में ये 4 हो सकते हैं कि जिनके बीच में चुना जाएगा। और फिर दौर चला, दिल्ली में 2-3 दिन के अंदर ही तय हो गया था, कंसल्टेशन हुई, चर्चाएं हुई और अंततः भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की जिम्मेदारी मिली। और उसी समय से कहीं टीवी चैनल में 2.5 वाली बात आ गई, तो वो पीछा नहीं छोड़ रही है। अभी भी 2.5 साल तो बीत गए,
तो ये संभावनाएं रहती हैं, ये बातें हाईकमांड के पास रहती 3.5 हैं। साल हो गए और विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है। विपक्ष रह रहे इस मुद्दे को उठाती। मुद्दा नहीं है, ये एक पार्टी के अंदर की अरेंजमेंट है कि पार्टी किसको जिम्मेदारी देना चाहती है। विपक्ष को तो हमने गुजरात में देखा, पूरा मंत्रिमंडल ही उन्होंने बदल दिया, मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल गया। भाजपा ने उत्तराखंड में हमने देखा कि 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री जिम्मेदारी दी, अंततः चुनाव में उनको लाभ मिला। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इस बार उनकी स्थिति बहुत अच्छी, शायद पंजाब में भी वही फॉर्मूला अपनाया गया, पंजाब में भी चेंज हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर लास्ट मिनट में चेंज हुआ चीफ मिनिस्टर का। तो इसलिए ये बातें चर्चा में एक संभावना के रूप में बनी रहती हैं कि कभी कभी हम कहते हैं कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर संभावना है तो उस पर चर्चा चलती रहती है। जी, लेकिन क्योंकि विपक्ष इस पर काफी बातचीत करती रहती है, विपक्ष गाहे बगाहे इस पे जानना चाहती कि स्थिति क्या है। विपक्ष को तो इसमें सोचना ही नहीं चाहिए, समय जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम उनको लगता है कि मालिश किसी में मिल जाएगा। ये हम लोग के घर की बात है जी। और सरकार के काम में देखें, मुझे कहीं नहीं लग रहा कि कहीं अड़चन दिख रही है। मेरा नाम भी आता है एक संभावित मुख्यमंत्री के रूप में, आपने पहले ही कहा, मैंने उसको छुपाया नहीं। तो कौन से काम में अड़चन दिख रही है? कोरोना काल आया, कोई दिक्कत आई क्या? स्वास्थ्य विभाग में फंड्स की दिक्कत आई क्या? पंचायत विभाग में फंड्स की दिक्कत आई क्या? पंचायत विभाग में देश में पीएमजीएसवाई में टॉप परफॉर्मर छत्तीसगढ़ है, 2 साल लगातार पहला स्थान छत्तीसगढ़ को मिला, और अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अवार्ड्स मिल रहे हैं। काम में कोई अड़चन आ रही हो, जीएसटी के कलेक्शंस में छत्तीसगढ़ पीछे नहीं है, जो अपने संदर्भ में मैं विभाग की बात कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बाकी चर्चा रहती है, राजनीति है, थोड़ा मिर्च मसाला बने रहना चाहिए, चटपटा बात बने रहना चाहिए, तभी तो ठीक रहता है। कल, आज और कल, इस पे ये परिचर्चा है। शुरुआत आपके राजनीतिक जीवन से भी मैं करना चाहूँगी, क्योंकि वो कल कैसा रहा, और एक जो महत्वपूर्ण कड़ी है आपके जीवन से जुड़ी हुई कि एक पत्र आपको लिखा गया था कि राजनीति में प्रवेश ना करें। ये किसका पत्र था जानना भी चाहेंगे, हमारे दर्शक भी हैं। और इसके अलावा जब वो पत्र मिला और उसके बाद जो राजनीतिक सफर आपका शुरू हुआ, वो कैसा देखते हैं आप? ये आपने सही जानकारी रख के सही सवाल पूछ दिया। मैं राजनीति में आने में भरपूर परहेज करता था। आज भी लगता है कि पता नहीं मैं फिट हूं कि नहीं, जिसे राजनीति कहा जाता है। काम करना मुझे अच्छा लगता है, मौका मिले काम करने का तो मुझे अच्छा लगता है। अंबिकापुर नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, मैं उसमें भागीदार नहीं था। जैसे मैंने बताया, मुझे राजनीति से बेहद परहेज था, मैं दूर रहना चाहता था राजनीति से, घर का काम देखता था। उस दरमियान म्यूनिसिपल के चुनाव में एक ऐसी परिस्थिति आई कि मेरे चाचा काका, वो मदर की तरफ से, परिवार की तरफ से सरगुजा में काम देखते थे, राजनीतिक काम देखते थे। उनने एक व्यक्ति का नाम प्रपोज किया नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए। वहां किन्हीं निजी कारणों से मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी, तो मैंने कहा काका साहब ये नहीं, किसी और को कर दीजिए। तो मेरी राजनीति से परहेज को जानते हुए, समझते हुए, उन्होंने कहा नहीं, या तो आप बनो, नहीं तो इन्हीं को बनाएंगे। और उस व्यक्ति के संदर्भ में मेरे मन में इतनी पीड़ा थी किसी कारण से, घटनाक्रम वो प्राइवेट है तो मैं नहीं, सबके सामने नहीं कह रहा हूं, कि मैं फंस गया। मैंने कहा नहीं ये नहीं, तो कहे कि आपको बनना पड़ेगा। मैं कहा नहीं काका साहब ये नहीं, किसी और को कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं यही रहेंगे, नहीं तो आपको बनना पड़ेगा। तो मैं राजनीति के भंवर में फंस गया। अभी भी उसी मोड़ में है आप कि निकल पाए? कई बार लगता है कि अगर कोई सरल रास्ता मिले तो चुपके से निकल जाओ। ये कई चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। राजनीति के कई पहलू हैं, और उस समय डैडी ने चिट्ठी लिखा, और शायद मेरे लिए जीवन का दुर्भाग्य मानो, कभी उन्होंने, मदर फादर ने मेरे को कभी नहीं कहा कि ये करो, ये पढ़ाई करो, आर्ट्स लो कि साइंस लो, कि बोर्डिंग स्कूल में जाओ, कि घर में पढ़ो, ये बिजनेस करो कि वो सर्विस करो। 2 चीज मेरे को डैडी ने बोली करने को, और दुर्भाग्य से मैं दोनों नहीं कर पाया। एक, उन्होंने कहा कि लॉ तुम कर लो। उनको लगता होगा कि ये थोड़ा आदर्शवादी है, राजनीति की दुनिया में टिकेगा नहीं,
इसको कोई जगह मिलेगी नहीं, बिजनेस भी पता नहीं है कर पाएगा कि नहीं। तो उन्होंने कहा लॉ करो, शायद वकालत कर लोगे, जज वज बन सकते हो। वो कैरियर उन्होंने मेरे को सुझाव दिया था। मैंने ज्वाइन भी किया लॉ का क्लास, कॉलेज अंबिकापुर में ज्वाइन किया। इन मिलना जुलना लोगों से इतना रहता था, मैं पढ़ नहीं पाता था जितना मेरे को किताब पढ़नी चाहिए। उस समय के हिसाब से डिग्री मिल जाती, जो सेटअप और सेटिंग उस समय की थी, पक्का है डिग्री मिल जाती, लेकिन मैंने फिर लॉ कंटिन्यू नहीं किया। दूसरी बात डैडी ने कही थी ये चुनाव के समय कि तुम राजनीति में मत आना, लिख के उन्होंने पत्र भेजा था, वो आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। पर मैं वो भी बात उनकी नहीं मान पाया, और नहीं मानने के कारण आज आप लोगों के साथ, सबके साथ बैठा हूँ। डेस्टिनेशन यही लाना था, डेस्टिनेशन ने यही तय कर रखा था। मैं उतना भाग को भी जिसको कहते हैं उतना नहीं मानता जी, क्योंकि करना आदमी को रहता है। तो मैं ये कह दूं कि सिर्फ भाग की वजह से हो गया, अंततः निर्णय तो मैंने लिया, तो भाग को दोष क्यों देना। हाँ, तो मैंने ही किया कि नहीं मैं लड़ूंगा। डैडी भी कह रहे हैं मत आओ राजनीति में, फिर भी मेरे मन की जो पीड़ा थी, टीस थी, मैं उसको पार नहीं कर पाया। तो वो निर्णय अपना रहता है। कोई हो ऐसा भाग्य का चक्र जो सबके जीवन को वैसा प्रभावित करता है, तो मैं नहीं कह सकता। तो मुझे लगता है कि अंततः निर्णय मेरा ही था, और जो मैंने निर्णय लिया उसमें फिर अच्छे से काम करो, फिर रोना धोना नहीं कि मेरा मन नहीं है, ये नहीं है, फिर आ गए हो तो अच्छे से काम करो। ये जनवरी 2020 से कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे थे, और स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी चुनौती थी। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी, एक ऐसा विभाग जिसने मेरे को सलाह दी, कहा कि तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि स्वास्थ्य विभाग लिया। चाहे मेरे घर वाले थे, चाहे मेरे शुभचिंतक थे, कि ये ऐसा विभाग चुन रहे हो जिसमें रोज दिन कुछ ना कुछ होता है। किसी की मृत्यु होगी, कहीं कोई कमी होगा, किसी का इलाज नहीं होगा। पर जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो भूपेश भाई ने शायद सबसे पहले मुझे बुला के पूछा कि महाराज क्या कौन कौन से विभाग आप लेना चाहोगे। मेरी रुचि वित्त में थी, तो उन्होंने कहा नहीं वित्त महाराज चीफ मिनिस्टर के साथ रहता है, वित्त। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं भूपेश भाई, वो होम, ये जो आपको विभाग कौन सा आप लेना चाहते हो आप बताओ। तो मैंने हेल्थ विभाग चुना, मेरी रुचि है उसमें काम करने की। कोरोना काल आया मेरे लिए इस जानकारी के साथ कि दुनिया में इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। बड़े बड़े विशेषज्ञों के लेख में पढ़ने की कोशिश करता था, तो हर लेखक के, हर वैज्ञानिक की बात में यही आता था कि हमको पता नहीं है क्या है। एक अंधेरे कमरे में टटोल से रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डर की बात शायद ना हो, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि इसका इलाज क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हम लोग को चमका दिया कि क्लोरोक्विन हमको कैसे नहीं दोगे। तो क्लोरोक्विन को उस समय ये माना जा रहा था कि वो उसकी दवाई इलाज है, इलाज के रूप में है, जबकि है नहीं। कितनी दवाइयों के नाम बीच में आए, रेमडेसिविर आया, दूसरी दवाइयाँ आई कि ये इसका इलाज है, ब्लड प्लाज्मा की बात आई, ट्रांसफ्यूजन की बात आई, बहुत सारी बीच में बातें आई कि ये इसका इलाज है। लेकिन जितना मैं समझ सका था, जितना जान सका था, जितना पढ़ सका था, लोगों से राय शुमारी कर सका था, उसमें ये स्पष्ट था कि इसका इलाज नहीं है। एहतियात ही हमको इससे बचा सकता है, बच के रहना ही हमको इससे दूर रख सकता है, और उस बीच में जो उपचार हो सकते हैं वो करो। पहली लहर आई, बहुत ज़्यादा प्रभावित किए बिना चली गई, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई। दूसरी लहर आई, ये जो डेल्टा वेरिएंट था उसने हमको बहुत कड़ाई से मारा। छत्तीसगढ़ में इसकी मार देश के साथ में बहुत कड़ी पड़ी, और करीब 9000 लोगों की जान हम लोगों ने इस दरमियान जो रिकॉर्ड हो सका था, उसमें हमने 2 महीनों में 4300, 400 एक महीने में, 4700, 800 एक महीने में हम लोगों ने लोगों को खोया। और उस समय तैयारी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिस्तरों के लिए मार था, ऑक्सीजन के लिए मार था, और जितने पेशेंट्स को ज़रूरत थी वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। तो ये अनुभव उससे मिला, और अब तो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। पहले जब कोरोना आया तो बहुत सारे निजी संस्थान जो थे वो बंद हो गए थे, उन्होंने बंद कर लिया था, क्योंकि सब अनसर्टन थे, पीपीई किट्स नहीं थे, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए।
डॉक्टरों को और स्टाफ को अपने बचाव के लिए न्यूनतम जो पीपीई किट चाहिए था वो देश में नहीं बनता था। लैब टेस्टिंग का कोरोना का हिंदुस्तान में एक था, पूना का वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, एक इंस्टीट्यूट पूरे हिंदुस्तान में था जहां इसकी टेस्ट होती थी। ये तो शुरुआत थी। अब उससे हम काफी आगे चले गए हैं, इसके बारे में समझ लिए हैं, जान लिए हैं कि इतना जानलेवा नहीं है, खतरा है, खतरनाक है। जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं। वो बात अब इसमें नहीं रही। ये तीसरी लहर आके जा चुकी है। लोगों ने nth वेव की परिकल्पना की है, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं, ना जाने कितने वेव्स आएंगी। तो ये उतार चढ़ाव हमको देखने को भविष्य में भी मिल सकता है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में है। अभी वैश्विक स्तर पे आप लोग सब न्यूज़ भी देखते हैं, उसको कवर करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि चाइना में सर्वाधिक तीव्रता से कोरोना का वार अभी हो रहा है। 34-35 से ज़्यादा शहर उनके लॉकडाउन में हैं। 5 या 6 बड़े शहर क्लोज डाउन में हैं कि घर से ही नहीं निकलना। अमेरिका में ये बढ़ा हुआ है, यूरोप में ये बढ़ा हुआ है, जर्मनी में ये बढ़ा हुआ है, साउथ कोरिया में ये बढ़ा हुआ है, कई देशों में ये बढ़े हुए स्वरूप में दिख रहा है। कल के आंकड़े आपने भी देखे होंगे कि जो 2800, 2400, 2300 देश में था, कल 3300 पहुंच गया। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन किसकी तुलना में? तीसरी लहर में जो ज्यादा केसेस आए, देश में 3.5 लाख पॉजिटिव केस एक दिन में आए थे। तो 3.5 लाख की तुलना में हम 3500 पे हैं, 100 गुना कम। तो अभी वो स्थिति हमारी है, लेकिन कब ये बढ़ सकता है इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच में पब्लिक हेल्थ को लेकर काफी कुछ काम किया आपने। एक जो पूरे देश में चर्चा हो रही है पब्लिक हेल्थ यूनिट को लेकर, जिसकी पार्टी से शुरुआत भी हुई, अमर लैब को लेकर भी काफी चर्चा है। ये किस तरह से इस पे काम चल रहा है छत्तीसगढ़? इसमें हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जी। तो एक सामान्य ब्लड टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि 2000, 4000, 6000, 10,000, 12,000 रुपए लगते हैं। और हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उतना खर्चा नहीं करना चाहेगा। तो ये डायग्नोस्टिक के लिए हम लोगों की जो परिकल्पना है, और भारत सरकार के साथ भी एनएमएच के नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के माध्यम से जो काम है, उसमें हम लोगों ने वायरोलॉजी लैब को प्राथमिकता से लिया, ये डायग्नोस्टिक लैब को प्राथमिकता से लिया हुआ है। परिकल्पना इसकी ये है कि हर व्यक्ति जो अपना ब्लड का टेस्ट कराने की आवश्यकता महसूस करते हैं, घर पे ही उनका टेस्ट हो जाए। रहता है मन में रहता है, बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन इतनी परिपक्वता भी आदमी में होनी चाहिए कि ये नहीं कि मैं जो चाहता हूं वही हो तभी दुनिया ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। करो, मन में सोचो, पाने की कोशिश करो, अच्छे तरीके से पाने की कोशिश करो। मिलता है तो काम करो, नहीं मिलता है तो जो काम है वो करो। बाबा जी के लिए कहना चाहूंगा, गुण, ज्ञान, धर्म और कर्म में आप बेहिसाब हैं, और सब लोगों ने जाना और सब लोगों ने माना, आप लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच।